नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। जो चैप्टर का नाम है बच्चों पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण है। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण करना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपको बता दी कि हमने देखा था कक्षा 7 में बुझू और पहेली ने प्रोफेसर अमहद एवं टीपू के साथ वन भ्रमण क्या कहते हैं वन में घूमने गए थे। ठीक है, वो अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए कहते उत्सुक थे कि वो क्या करते। प्रोफेसर अमहद के साथ बुझू और पहेली वन को घूमने के वहाँ पे जो वो सब चीज देखे थे कि वन में क्या क्या चीज़ है, क्या कैसे होता है, पेड़ पौधे कितने लंबे लंबे, वहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनको अपने जो अनुभव है उनको देखे और अपने सहपाठियों के साथ क्या था, उसको बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अनुभव को बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभ्यारण्य भ्रमण के लिए गए थे। क्या कहते हैं, भरतपुर अभ्यारण्य भ्रमण के लिए गए थे। आपको बताते कुछ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो कुछ लोग चाऊ वन अभ्यारण्य गए थे, तो वे कुछ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजॉर्ट देखने गए थे। आपको कोई बाघ संरक्षित क्षेत्र के बारे में सुना था। ठीक है, आपको बता दें कि पहेली क्या है। राष्ट्रीय उद्यान वन जंतु अभ्यारण्य एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों के बनाने का क्या उद्देश्य पहले जानना चाहती है कि राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतु अभ्यारण्य तथा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य पहले जानना चाहते हैं। आपको बता दें कि वनोन्मूलन एवं इसके कारण क्या होता है। अगला टॉपिक है हमारा वनोन्मूलन एवं इसके क्या कारण है, उसके बारे में आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। आपको पता है बच्चों कि हमारी जो पृथ्वी है ना, उस पर अनेक प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं एवं मानव जीत के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन में एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। बता दें, आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। को बता दें, वनोन्मूलन का अर्थ होता है कि जो हमारे वन है, जितने भी हमारे जंगल है, उनको धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे हैं और जो प्राप्त भूमि हो रही है उनका कार्यों में उपयोग करते जा रहे हैं, जिससे वनों की वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्य की जाती है। जैसे आपको पता है, जितने भी हमारे जंगल हैं उनको काटते जा रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े इमारतें खड़ा करते जा रहे हैं, जिससे वृक्षों की कटाई जो वृक्षों की कटाई होती है उसका यूज हम यूज करते जा रहे हैं। जो वृक्षों की कटाई और उसका निम्न उद्देश्य क्या है कि हम क्या करते हैं, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, जंगलों की कटाई करते हैं। वो कहते कृषि के लिए भूमि प्राप्त, घरों और कारखानों का निर्माण करते हैं तथा जो उससे लकड़ियां वनों को काटते हैं, जंगल से जो लकड़ियां काटते हैं उसको उपयोग हम फर्नीचर बनाने, लकड़ी का ईंधन बनाने के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, आपको बता दें कि जंगलों में आग एवं भीषण सूखा से भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक है। ठीक है, अपने क्रियाकलाप 5.5 में अपनी सूची में वनोन्मूलन के अन्य कारणों को देखिए तथा इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गीकृत करना है। ठीक है, जिसके वजह से जंगल को काटने से नुकसान है, वनोन्मूलन उत्पन्न हो रहा है। वनोन्मूलन उत्पन्न हो रहा है तो उसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित को सूची बनाना है और क्या है उसको वर्गीकृत करना है। ठीक है, वनोन्मूलन के परिमाण क्या होते हैं, अगर हम जंगलों को काट दे तो उसका परिमाण क्या होगा। पहेली एवं बुझो ने वनोन्मूलन के परिमाण याद कराने का प्रयास किया था। आपको बता दें, याद करने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण है कि वनोन्मूलन में पृथ्वी पर ताप तथा प्रदूषण का स्तर में वृद्धि हो रही है। पहेली एवं बुझो ने वनोन्मूलन के परिमाण याद करने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण याद था कि वनोन्मूलन में पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही है। आपको बता दें, वनों की कटाई से, पेड़ पौधों को कटाई से जो हमारा टेम्परेचर हो क्या बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी का तापमान और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती जा रही है। इससे वायुमंडल में सबसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, जिससे पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हवा मिलती है। और जैसे ही हम जितने वृक्ष को काटते जाएंगे हमारी ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा स्तर बढ़ता जाएगा। होम जल स्तर भी, जो भूमि का जो जल स्तर भी क्या है, निम्नीकरण होता जा रहा है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन पर प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि वनों की कटाई से प्राकृतिक संतुलन क्या प्रभावित हो रहा है। प्रोफेसर अमहद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती जा रही तो वर्षा एवं भूमि, आपको बता दें कि बुझो को
और प्रोफेसर अहमद ने बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रहे तो वर्षा वर्षा में भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। वर्षा अगर हम वृक्षों को काटते रहे तो बारिश तो हो नहीं होगी और कई और भूमि की जो उर्वरता है नमी है क्या कमी आ जाएगी। उन्मूलन से बुझे होता है उन्मूलन से एक ऊर्जा में वर्षा की कमी आती है दूसरी वहीं बाढ़ आना कैसे संभव हो सकता है आपको बता दें। बुझे सोचता है कि उन्मूलन से जहाँ वर्षा में कमी होती है दूसरी ओर बाढ़ आने का कैसा संभव हो सकता है कैसे बाढ़ आना संभव हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें बाढ़ तथा सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाएं की संभावना बढ़ सकती है। याद कीजिए कि आप प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यकता होती है। आपको बता दें बच्चों आपको याद होगा कि जो पत्तियां होती हैं जो प्लांट होते हैं पौधे होते हैं क्या होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके क्रिया में ही पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है आपको बता दें जैसे हम वृक्षों को वनों में जंगलों से वृक्ष को काटे जाते हैं कम वृक्ष का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना जिससे वायुमंडल इसकी मात्रा बढ़ जाती है और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। बता दें कि मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को जो विकिरण होते हैं प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। क्या होता है विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र संतुलन बिगड़ता है। वर्षा दर में कमी आती है। क्या होता है वर्षा दर में कम होती है जिसके कारण सूखा पड़ जाता है। ठीक है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी में उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण को ग्रहण करती है। इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो कार्बन पड़ने के वजह विश्व उष्णन होता है और पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है। पृथ्वी के ताप जो होता है वो बढ़ जाएगा और जल चक्र संतुलन बिगड़ जाएगा। ताप बढ़ेगा तो ताप जितने भी पृथ्वी का ताप जैसे जैसे बढ़ेगा जो हमारे जो हिम ग्लेशियर है जहाँ पे बर्फों की जो चट्टानें वो धीरे धीरे पिघलती जाएगी जल चक्र संतुलन बिगड़ जाए और वर्षा दर में कमी आ जाएगी जिसके कारण सूखा बढ़ सकता है बाढ़ भी आ सकता है। ठीक है मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने के कारण मुख्य कारण क्या है वनोन्मूलन है। किसी क्षेत्र में मृदा के भौतिक गुण वृक्षारोपण तथा वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। बता दें किसी क्षेत्र में मृदा के भौतिक गुण वृक्षारोपण वृक्षों की कटाई अथवा वनस्पति को प्रभाव डालता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से अपरदन अधिक होता है। अगर जिस भूमि पर पेड़ पौधे नहीं लगे तो वो बंजर हो जाती है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से अब मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। मृदा की ऊपरी परत हटाएंगे बच्चों तो नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है तथा इसकी उर्वरता की अपेक्षाकृत कम हो जाती है। उर्वरता जो होती है मिट्टी की वो अपेक्षाकृत कम धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। जैसे इसे मरुस्थलीय कहते हैं। जैसे जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या वो अपरदन जैसा हो जाएगा अपरदन भूमि बन जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे वो मरुस्थल की तरह होने लगेगा। उन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि के ऊपरी सतह में जल के नीचे की ओर अंतःस्राव पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बताते जो वनोन्मूलन के जल वृक्षों की कटाई को जो मृदा की जल धारण क्षमता होती है मृदा की जल धारण क्षमता तो भूमि के ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर जो भूमि के नीचे की ओर अंतःस्रावण भी विपरीत प्रभाव पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व गठन इत्यादि में वनोन्मूलन के कारण ही प्रभावित होते हैं। अपने कक्षा 7 में पढ़ा था कि वनों से हमें उनके उत्पाद प्राप्त होते हैं। वनों से उनके अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची बनाना है। वनों से जो पदार्थ हमें मिलते हैं उनका क्या सूची बनाना है। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहे तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा। जैसे हम वृक्षों को कटाई करते हैं तो हमें ईंधन की कमी हो जाएगी। हाँ इन उत्पादों की कमी का क्या सामना करना पड़ेगा। ठीक है
क्रियाकलाप 5.2 में देखते हैं कि वनोन्मूलन से वन्य प्राणी जीवन में भी प्रभावित होता है। कैसे, इन कारणों की सूची बनाकर अपनी इस कार्यक्रम में चर्चा करें। ठीक है, अब अगला अगला हमारा टॉपिक है वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण। कैसे हम जंगल और जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का संरक्षण कर सकते हैं, उसके बारे में। वनोन्मूलन के प्रभाव से जानने के बजाय पहले हम बूझो चिंतित होते हैं। अब बताए वनोन्मूलन के प्रभाव जान लें तो ऐसे ऐसे करेंगे तो हानि होगी वनों के लिए, और वो पहले बूझो जानना चाहते हैं, चिंतित हो गए कि प्रोफेसर अमहद के पास गए। अब क्या करते हैं, वनोन्मूलन के प्रभाव को जानने के बाद पहले वो बूझो चिंतित हो गए और क्या करें, उन्होंने अपने प्रोफेसर अमहद के पास गए। उन्होंने पूछा कि वन एवं वन प्राणियों को किस प्रकार बचा सकता है। अब बूझो और पहले से रहा नहीं गया तो वो क्या करे, प्रोफेसर अमहद के पास जाते हैं। वो पूछते हैं कि वन प्राणियों जितने भी जंगल में रहने वाले जीव जंतु उनको कैसे बचाया जा सकता है, उसके बारे में वो पूछने के प्रोफेसर अमहद से। प्रोफेसर अमहद ने पहलू और बूझो उनके सहपाठियों के लिए जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का योजन किया। आपको बता दें कि प्रोफेसर अमहद थे जो पहलू और बूझो, और उनके जो सहपाठी जो दोस्त मित्र थे, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का योजन किया। ठीक है, इसके लिए उन्होंने पंचमंडी जैवमंडल संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना था। आपको बता दें प्रोफेसर अमहद ने उनको समझाने के लिए पंचमंडल जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नामक क्षेत्र को चुना। वे जानते थे कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखला या निचले पश्चिमी घाट के समान है। आपको बता दें कि वो जानते थे प्रोफेसर अमहद इस क्षेत्र के जो पौधे हैं एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखला एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अमहद का विश्वास था कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। प्रोफेसर अमहद का विश्वास था कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधो जी से जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में बच्चों को मार्ग निर्देशन कराने का अनुरोध किया था। आपको बता दें कि जो प्रोफेसर अमहद थे, श्री माधो जी से कर्मचारी जो वन विभाग के जो कर्मचारी थे, उन्होंने श्री माधो जी से जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र के बच्चों का मार्ग निर्देशित करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। जैविक महत्व के क्षेत्र का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। ठीक है, आपको बता दें जैवमंडल पृथ्वी का वो भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं। आपको बता दें कि जैवमंडल पृथ्वी का वो भाग है बच्चों कि जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग हो। जैवमंडल पृथ्वी का वह सतह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन करने के लिए योग हो। जैव विविधता का अर्थ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों, प्रजातियों, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध होता है। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। आपको बता दें कि माधव जी समझाते हैं बच्चों को, पूछो और पहले उनके साथियों को समझाए कि हमारे जो व्यक्तिगत प्रयास है, हम भी प्रयास करते हैं, और समाज के प्रयासों के अतिरिक्त जो समाज के लोगों के द्वारा प्रयास किया जाता है, सरकारी एजेंसियों भी वनों एवं वन जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत होते हैं। ठीक है, सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियाँ, नीतियाँ भी बनाती है। बता दें जितने भी वन जंगल में रहने वाले जंतु होते हैं उनके लिए सरकार कहते हैं उसको प्रोटेक्शन, सुरक्षा देती है। संरक्षण हेतु नियम भी बने होते हैं, विधियाँ भी होती हैं कि इस विधि का पालन करना, जो नीतियाँ भी बनाती है। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र होता है। माधव जी समझाते हैं, पूछो और पहले उनके सहपाठी होगा कि जो वन्य जंतु अभ्यारण्य होता है, राष्ट्रीय उद्यान तथा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र होते हैं इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र होता है। आपको बता दें कि वनस्पति जात और प्राणी जात अनेक उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। आपको बता दें बच्चों, जो वनस्पतियाँ होती हैं वो वनस्पति जात, प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु, आवास जहाँ पर वो रहते हैं उनके संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें हम वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वन वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार,
खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन्हीं से निषेधित होता है। तो वन्य जीव अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु उनके आवास वह क्षेत्र जहाँ जंतु उनके आवास किस प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। बता दें वन्य जीव अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार से विक्षोभ में सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है वो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर वो स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है बच्चों को जहाँ वो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र है जहाँ वो स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन पौधों तथा जंतुओं संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। आपको बता दें कि वन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है क्या होता है कि वन का जो जीवन होता है पौधे एवं जंतु संसाधनों और अन्य उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब बात की अगला 5.3 में कि अनेक अपने जिले प्रदेश एवं देश के राष्ट्रीय उद्यानों जंतु अभयारण्य जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए और सारणी 17.1 में को भरिए। इन क्षेत्रों को अपने प्रदेश एवं भारत के आपको क्या करना है बच्चों को आपके जिले में जितने भी वन्य जंतु अभयारण्य वन जंतु अभयारण्य जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान है जिनकी संख्या ज्ञात करके लिखना है। ठीक है। अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक जैव मंडल आरक्षण का उसके बारे में प्रोफेसर अमहद और माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया था। आपको बता दें कि जो प्रोफेसर अमहद थे और जो माधव जी थे जो पूछो और पहली के साथ साथ उनके जो सहपाठी थे उनको भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दिए। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया। आपको बता दें कि माधव जी ने मुझे और पहले को उनके साथियों को समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। जैसे कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां होता है। जैव विविधता का अर्थ होता है कि किसी भी बच्चों जैव विविधता का अर्थ होता है बच्चों कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे जंतु और जीवों और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां होती है। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। आपको बता दें किसी भी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में क्या सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी पाए जाते हैं। आपको बता दें कि जितने भी किसी भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। जैसे आपको बता दें पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जीव अभयारण्य। आपको बता दें कि जो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य पाए जाते हैं। ठीक है। आपको बता दें कि जैव विविधता क्या होता है। जैव विविधता उसे कहते हैं जिसके किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे जंतु तथा सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां आती हैं। जैव विविधता के अंतर्गत किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जो किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी होते हैं। जैसे पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान होता है और बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जीव अभयारण्य भी पाए जाते हैं। ठीक है। आपके घर के आसपास जैसे आपके जिले प्रदेश और देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है वन्य जीव अभयारण्य जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं उनके बारे में आपको बच्चों इस सारणी में लिखना है। ठीक है। ये पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र का उदाहरण है। देखिए इसमें क्या क्या होता है। बोरबोरी अभयारण्य, चूड़ा अभयारण्य, धैन है, बोरी है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, पंचमढ़ी है, पन्नार फनी गेट है, पन्नार फनी पिपरिया वो है, पंचमढ़ी अभयारण्य। ठीक है। संरक्षित क्षेत्र यहाँ पे
क्रियाकलाप 5.4 में देखते हैं कि आपके अपने क्षेत्र में जैव विविधता को भी विक्षोभित करने वाले कारकों की सूची बनाना। आपको क्या करना है बच्चों, आपके अपने क्षेत्र में जितने भी जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले कारकों की सूची बनाना है। ठीक है, इनमें से कुछ क्रियाकलाप अनजाने में ही जैव विविधता में विक्षोभ को उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्य की इन गतिविधियों को सूची बनाइए, इन्हें कैसे रोज रोका जा सकता है और अपनी कक्षा में इसकी चर्चा करिए तथा इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट अपनी कॉपी में नोट करना। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि बच्चे भ्रमण करते समय जैव आर्थिक क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की थी। आपको बता दें कि बच्चे भ्रमण करते समय उन्होंने देखा कि बहुत से सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, तो उनकी हरियाली संपदा की प्रशंसा की है। वो लंबे लंबे सौगान की जो वृक्षें होती है, वृक्ष एवं अन्य प्राणियों को देखकर खुश हुए थे। आपको बता दें कि बहुत लंबे लंबे जो सौगान के वृक्ष जंगल में पाए गए, उनको क्या किए देखकर बहुत ही खुश हुए और अन्य प्राणियों को भी देख करके बहुत प्रसन्न हुए। पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। वो उसके पीछे दौड़ने लगी। वो उसके पीछे दौड़ने। प्रोफेसर अमहत ने उसे रोका और उन्होंने समझाया कि जंतु अपनी आवाज से प्रसन्न रहते हैं। कहते प्रसन्न रहते और हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र की वनस्पति जात एवं प्राणी जात कहलाते हैं। बच्चों, आपको वनस्पति जात प्राणी जात समझ में आ जाए। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे या जंतु को उस क्षेत्र को वनस्पति जात और जीव जंतु पाए जाने किसी विशेष क्षेत्र में प्राणी जात कहलाते हैं। आपको बता दें कि साल, सौगन और आम, जामुन, सिल्वर फर्म, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जाति के अंतर्गत आते हैं। जैसे चिंकारा, नीलगाय, बर्किंग, हिरण, चीता, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया और पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात है। क्या है? प्राणी जात है। जैसे फिगर में दिखाया गया हिरण है, ये हिरनी, ये कुत्ता है, ये बाघ है। क्या है? प्राणी जाति के अंतर्गत आएंगे। ये वनस्पति जाति के अंतर्गत। पेड़ पौधे क्या कितने वनस्पति जाति के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, आपको क्रियाकलाप 5 में देखना है कि क्या अपने स्थानीय क्षेत्र में जितनी भी वनस्पति जाति और प्राणी जाति की पहचान करके एक सूची बनाना है, अपने नोटबुक में लिखना। ठीक है, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या, तो उसके बारे में देखेंगे। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति आपको बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। अब बता दें कि जो गहरे जो वन थे उनमें क्या होता, शीघ्र ही अंदर चले गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह जाते हैं। बच्चे देखते हैं कि जंगल में बहुत बड़ी गिलहरी पाई जाती है। इस गिलहरी की एक लंबी फरारदार पूंछ होती है। कहते हैं उस गिलहरी की, जो लंबी गिलहरी देखते हैं मुझे, और पहले उस गिलहरी की एक लंबी फरारदार पूंछ है। वो इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। क्या करते हुए इसे जानने के लिए विषय में उत्सुक है। माधव जी ने बताया कि क्या पहली जानना चाहती है कि गिलहरी की जो पूंछ इतनी फरारदार क्यों है। माधव जी ने बताया कि इस विशाल गिलहरी कहते यह वहाँ की विशेष एक क्षेत्र की स्पीशीज है, जंतु के स्पीशीज है। आपको पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्र स्पीशीज कहते हैं। आपको बता दें पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्र स्पीशीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। यह किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश के विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। बता दें किसी विशेष प्रकार का पौधा या अन्य जंतु किसी विशेष क्षेत्रीय, राज्य अथवा देश की विशेष प्रजाति, विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। ठीक है, देखिए विशाल गिलहरी का फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, आपको बता दें कि किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप में नहीं पाई जाती है। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश के किसी विशेष क्षेत्र हो सकते हैं। माधव जी ने पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल तथा जंगली आम के पेड़ को दिखाया। ठीक है, देखिए विशेष आम का पेड़ है, जंगली आम का पेड़ है।
मैंने पहली पूछती मैंने सुना है कि कुछ विशेष क्षेत्र स्पीसीज विलुप्त हो जाती है, क्या यह सच है? पहली जानना चाहती है कि माधव से पूछती है कि मैं सुना है, पहले सुनी है कि विशेष क्षेत्र में जो स्पीसीज बहुत से जंतु होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, ये क्या सच है? तो आपको बता दें दिखाया विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया गया। आपको बता दें बिसन भारतीय विशाल गिलहरी, बिसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय प्राणी होता है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज की प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है। आपको बताते हैं कि प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने और बढ़ती हुई जनसंख्या नई स्पीसीज में प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज की प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। आपको बता दें स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वो समूह होता है। बता दें सजीवों की समष्टि का वो समूह है जो एक दूसरे के अंतर्गत अंतर्जनन करने में सक्षम होता है। बता दें जो एक दूसरे के अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ तथा अन्य जातियों के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। स्पीसीज सजीवों के समष्टि का वो समूह जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक ही जाति के सदस्यों में समान लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, आपको बता दें क्रियाकलाप 5.6 में जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ एक विशेष क्षेत्रीय पौधे तथा जंतुओं का पता लगाना। आपको क्या करना है बच्चों कि आपको जिस क्षेत्र में आप रहते हैं जहाँ आप रहते हैं वहाँ की विशेष क्षेत्रीय पौधे तथा जंतुओं का पता लगाना। वहाँ का विशेष पौधा तथा जंतु क्या है। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगे? वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।